नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका पॉलिटिकल साइंस के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज हम मैकियावेली की बात करेंगे। मैकियावेली की बात करने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे इंपॉर्टेंट वीडियो जो भी इस पर डाले जाते हैं वह समय पर आपको मिल सकें। चलिए शुरू करते हैं मैकियावेली। देखिए, मैकियावेली को पढ़ने से पहले हमें उनके जीवन परिचय को जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले जानते हैं कि मैकियावेली का जो जन्म है वह कहाँ हुआ था और कब हुआ था। मैकियावेली का जन्म हुआ था इटली में, और इटली में एक सिटी स्टेट था जिसका नाम था फ्लोरेंस। तो 1469 में मैकियावेली का जन्म होता है फ्लोरेंस नामक एक सिटी स्टेट में। तो फ्लोरेंस में जब मैकियावेली का जन्म होता है 1469 में, उस समय जो इटली के हालात थे वह किस प्रकार के थे। तो जो इटली है वह बहुत सारे छोटे छोटे सिटी स्टेट्स में बटा हुआ था। अब ये जो छोटे छोटे सिटी स्टेट हैं यह एक दूसरे से युद्धरत थे, युद्ध करते रहते थे, संघर्ष करते रहते थे। अब संघर्ष और युद्ध क्यों करते थे? क्योंकि यह सत्ता में बना ही रहना चाहते थे। इसका मतलब यह है कि सत्ता के लिए संघर्ष होते थे और अपनी टेरिटरी को प्रिजर्व रखने के लिए, संरक्षित रखने के लिए संघर्ष हुआ करते थे। तो मैकियावेली की जो मानसिकता है वह इसी प्रकार से एक बन गई थी कि सबसे बड़ा एक शासक का जो साध्य होता है वह क्या होता है? एक टेरिटरी को प्रिजर्व रखना, संरक्षित रखना और अपनी शासन जो सत्ता है उसको बनाए रखना। मैकियावेली ने बहुत सारे कंट्रीज में एज ए डिप्लोमेट कार्य किया था, एक राजनयिक के रूप में कार्य किया था। इसलिए वह शासकों के जो शासन कार्य है, जो कूटनीतिक कार्य है, उनसे बहुत नजदीकी से परिचित थे। क्योंकि वह देखते थे कि जो शासक नैतिकता और धर्म का पालन कर रहा है वह शासक कहीं ना कहीं इस संघर्ष में अपनी सत्ता को खो बैठता है। क्योंकि जो अनैतिक शासक हैं, जो कहीं ना कहीं नैतिकता का पालन नहीं करते हैं, वह नैतिकता के पालन करने वाले शासकों पर हावी हो जाते हैं और उनके जो राज्य है, उनका जो स्टेट है, उसको हथिया लेते हैं, उस पर कब्जा कर लेते हैं। तो मैकियावेली की जो मानसिकता है वह ह्यूमन नेचर के बारे में एक इस प्रकार की बन गई कि ह्यूमन जो है वह लालची है, वह संघर्ष पसंद करता है और क्रूर है, हिंसक है। इसलिए जो मैकियावेली है उसने जो अपनी पुस्तक लिखी है प्रिंस, उस पुस्तक में प्रिंस को ऐसी हिदायतें दी हैं, ऐसी सलाह दी है कि उसे नैतिकता और धर्म को बिल्कुल साइडलाइन करना है। साइडलाइन मतलब कि उसको नैतिकता और धर्म के बंधनों से बंधे नहीं रहना है और अपनी शासन को बचाने के लिए किसी भी प्रकार के साधनों का चाहे उसे उपयोग करना पड़े, चाहे वो नैतिक हो, चाहे वो अनैतिक हो, चाहे वह क्रूर हो, चाहे उसे हिंसा का उपयोग क्यों ना करना पड़े, लेकिन जो साध्य है, जिस साध्य को मैकियावेली ने माना है वो है प्रिजर्वेशन, मतलब कि प्रिजर्व रखना, संरक्षित रखना एक शासन को और अपनी टेरिटरी को। तो यह जो मैकियावेली की थिंकिंग है ये कहाँ से बनी? क्योंकि जो इटली के हालात हैं वह इसी प्रकार के थे और उन हालातों से ही मैकियावेली ने अपनी जो सोच है, अपनी जो थिंकिंग है उसको डेवलप किया। मैकियावेली ने जो अपनी प्रिंस पुस्तक लिखी है, यह प्रिंस पुस्तक 1513 में लिखना स्टार्ट किया था, लेकिन ये जो प्रकाशित हुई थी यह 1532 के आसपास हुई थी और मैकियावेली की मृत्यु के बाद हुई थी। क्योंकि मैकियावेली की जो मृत्यु है वह 1527 में हो गई थी। अब 1527 में मैकियावेली की मृत्यु हो जाती है और 1532 में उसकी जो पुस्तक है प्रिंस वह लोगों के सामने आती है। तो जब प्रिंस लोगों के सामने आती है तो लोगों को पता चलता है कि मैकियावेली ने जो थिंकिंग करी है वह कितनी यथार्थ की धरातल पर उतार कर उन्होंने सोचा है। क्योंकि जो जो अनुभव उन्होंने अपने जो जन्म हुआ था मैकियावेली का 1469 में, तो 1469 से लेकर और 1513 तक का जो उनका जीवन काल था, उस जीवन काल में उनका एक्सपीरियंस था, उस एक्सपीरियंस को उन्होंने अपने प्रिंस को एक हिदायत देने के रूप में उतार दिया था अपनी पुस्तक में। मैकियावेली की जो प्रिंस पुस्तक है वह शासन कला पर लिखी हुई पुस्तक मानी जाती है। शासन कला यानी स्टेट क्राफ्ट पर लिखी हुई एक पुस्तक मानी जाती है, क्योंकि उसमें प्रिंस में शासक को कुछ हिदायतें दी गई हैं कि उसे शासन सत्ता को किस प्रकार से चलाना है। तो ये कह सकते हैं कि मैकियावेली से ही आधुनिकता का प्रारंभ माना जाता है, क्योंकि मैकियावेली ने धर्म और नैतिकता से राजनीति को पूरी तरह आजाद कर दिया।
क्यों आजाद कर दिया? क्योंकि उन्होंने जो देखा, यथार्थ के धरातल पर जो उन्होंने देखा अपने जीवन काल में, उसका प्रभाव उनके चिंतन पर पड़ा और जिसके फलस्वरूप उन्होंने अपने प्रिंस को एक यथार्थवादी प्रिंस, एक यथार्थवादी शासक बनने की सलाह दी। तो जो नैतिकता और धर्म से मैकियावेली ने राजनीति को अलग किया है, तो आखिर नैतिकता और धर्म को राजनीति में मिलाया किसने था, यह भी जानना जरूरी हो जाता है। अगर हम बात करें ग्रीक पॉलिटिक्स की या ग्रीक पॉलिटिकल थिंकरों की, जिसे एंशिएंट पॉलिटिकल थिंकर भी कहते हैं, जिसमें तहत हम प्लेटो और अरस्तु को पढ़ते हैं, तो जब हम प्लेटो और अरस्तु के विचारों को जानते हैं तो हम देखते हैं कि प्लेटो और अरस्तु ने अपने पूरे विचारों को, राजनीतिक विचारों को जो आधार प्रदान किया है वह एक तरह से नैतिक विचार हैं। तो नैतिक विचारों को आधार बनाकर राजनीतिक विज्ञान को खड़ा किया अरस्तु ने और प्लेटो ने। उनके बाद जो मध्य युग आया, मध्य काल आया, उस मध्य काल में सेंट ऑगस्टाइन और थॉमस एक्विनास जैसे जो विचारक रहे, उन विचारकों ने धर्म को राजनीति के साथ मिला दिया। तो उन्होंने राजनीति की धार्मिक व्याख्याएं की। तो हम देखते हैं कि एंशिएंट काल में और मिडाइवल एज में नैतिकता और धर्म को राजनीति के साथ मिलाया गया, लेकिन मैकियावेली ने राजनीति को धर्म और नैतिकता से अलग कर दिया और यथार्थ के धरातल पर राजनीति को लेके आए और उन्होंने एक आधुनिक राजनीति की नींव रखी। इसीलिए कहा जाता है कि जो मैकियावेली हैं वह आधुनिक राजनीति के जनक हैं और आधुनिकता का जो प्रारंभ है वह मैकियावेली से माना जाता है। इसके बाद हम देखते हैं एक विचारक हुए हैं प्रोफेसर डनिंग। तो प्रोफेसर जो डनिंग हैं वह कहते हैं कि यह फ्लोरेंस वासी अपने युग का शिशु है। जो फ्लोरेंस है वह एक सिटी स्टेट है, हमने स्टार्टिंग में देखा, जो इटली का है, जहां पर मैकियावेली का जन्म हुआ। तो फ्लोरेंस वासी मैकियावेली है। तो फ्लोरेंस वासी जो मैकियावेली है वह अपने युग का शिशु क्यों है, यह भी हम देख चुके हैं, क्योंकि 1469 से लेके 1513 तक जो भी उन्होंने महसूस किया, मैकियावेली ने जो भी एक्सपीरियंस किया, उस एक्सपीरियंस के आधार पर ही मैकियावेली ने अपने प्रिंस को जो सलाह दी है एक शासन सत्ता को चलाने की, वह उस एक्सपीरियंस की ही देन है। इसलिए उन्हें अपने युग का शिशु कहा जाता है। अब बात यह आती है कि मैकियावेली ने शासक को धर्म और नैतिकता से अलग रहने की सलाह तो दे दी, लेकिन क्या धर्म और नैतिकता का पालन किसी को भी नहीं करना है? नहीं, ऐसा नहीं है। वहां की जो जनता है उस जनता को धर्म और नैतिकता का पालन करना है, लेकिन शासक को इनसे दूर रहने के लिए कहा गया है। शासक को भी जनता की नजरों में धार्मिक बने रहना है। यहाँ पर मैकियावेली कह रहे हैं कि जो शासक है उसे डबल नेचर का पालन करना है, एक डुअल पर्सनैलिटी यहाँ पर रखनी है। इसका मतलब ये कि जनता के सामने, जनता की विश्वास को जीतने के लिए लोगों के सामने मैकियावेली के प्रिंस को एक धार्मिक व्यक्ति बने रहना है, क्योंकि जनता तभी मैकियावेली के जो प्रिंस है उस पर विश्वास करेगी जब प्रिंस सबके सामने एक धार्मिक व्यक्ति बना रहे। लेकिन जब वह राजनीतिक निर्णय ले, नीतिगत निर्णय ले, तब वो धर्म को साइडलाइन कर सकता है। तो मैकियावेली कहता है कि धर्म को एक साधन की तरह यूज किया जाना चाहिए, उसे साध्य नहीं बनाना है, साधन की तरह यूज करना है, ताकि जो जनता है, जो प्रजा है, उसे एकजुट रखा जा सके, लोगों में एकता बनी रह सके। तो इस प्रकार की जो थिंकिंग है वह मैकियावेली की है और वह अपने शासक प्रिंस को इस प्रकार की हिदायतें देता है। तो शासक जो है, जो प्रिंस है, यहाँ पर तो मैकियावेली एक राजतंत्र का समर्थन करते हुए दिखाई देता है, लेकिन मैकियावेली ने कहा है कि जो सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था है वह गणतंत्र है। लेकिन फिर भी मैकियावेली अपने प्रिंस पर इतना जोर दे रहा है, क्यों राजतंत्र को उसने अच्छा कहा है। ये दोनों चीजें विरोधाभासी जरूर नजर आती हैं, लेकिन इसके पीछे जो मैकियावेली ने तर्क दिया है वह भी सुनना जरूरी हो जाता है। मैकियावेली कहते हैं गणतंत्र अच्छा तो है, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए अच्छा है जो अच्छे हैं, जो लालची नहीं हैं, जो नैतिकतापूर्ण रहते हैं, नैतिकतापूर्ण नियमों का पालन करते हैं, एक दूसरे से संघर्ष की स्थिति में नहीं रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए जो गणतंत्र है वह बिल्कुल अच्छा है। और यह बात उन्होंने अपनी पुस्तक द डिस्कोर्स ऑन लेवी में लिखी है। लेकिन जो क्रूर व्यक्ति होते हैं, जो लालची व्यक्ति होते हैं, जिस प्रकार की प्रकृति मानव की बताई है मैकियावेली ने, तो इस प्रकार के जो व्यक्ति हैं उन व्यक्तियों के लिए राजतंत्र ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है और सबसे सही होता है, क्योंकि राजतंत्र ही उन्हें एकजुट रख सकता है और उन्हें नियंत्रित रख सकता है। इसके लिए
जो प्रिंस है उसे क्रूर होना होगा, नैतिकता का जो पालन है उसको नहीं करना होगा, ताकि नियंत्रण बनाए रखा जा सके अपनी सत्ता पर और सत्ता में स्थिरता रह सके। तो आज हमने जाना कि मैकियावेली से क्यों आधुनिकता का प्रारंभ माना जाता है और मैकियावेली अपने युग का शिशु किस प्रकार से कहलाता है। तो ये आई होप ये मैकियावेली के जो विचार हमने पढ़े वो आपको पसंद आए होंगे और आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होंगे। ऐसी ही पॉलिटिकल साइंस की वीडियोज को रेगुलर देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। पढ़ते